हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि एमटीएस में जो है जीके और इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और जीके में भी देखें तो जीके में स्टैटिक जीके खूब पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके ही लाए हुए हैं, लेकिन ये रेलवे में पूछा हुआ अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिना बकवास किए सीधे हम लोग अपने काम की बात करते हैं। और साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पकवान से संबंधित पूछा जाता है सवाल कि कौन से पकवान किस राज्य से संबंधित हैं। ढोकला, फाफड़ा और खांडवी। ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, ये तीनों जो है गुजरात से संबंधित हैं। ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, ये तीनों गुजरात से संबंधित हैं। कौन कौन सा, हमारे साथ बोलिए। ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, ये सभी गुजरात से संबंधित हैं। वहीं पर एक मिठाई होता है श्रीखंड। क्या है? श्रीखंड। कैसे बनता है? तो दही जो हम लोग जमाते हैं उसमें से पानी निकाल करके फिर उसमें चीनी मिला करके इस मिठाई को बनाया जाता है। किस मिठाई को? श्रीखंड को। ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र में। लेकिन ये महाराष्ट्र के साथ में गुजरात में भी श्रीखंड मिठाई मिलता है। अगला है कि जब भी कोई कहीं पर त्रासदी होता है, खास करके गैस त्रासदी जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो वो इतिहास में छप जाता है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो आपको पता होगा 1984 में हुआ था। उस कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड नाम था। और उस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये 1984 में ये घटना हुई थी, लेकिन ये एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। अब 1984 में भारत में होने के बाद 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था। कौन सा दुर्घटना? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। कहाँ हुआ था? तो यूक्रेन में हुआ था। वही यूक्रेन जो अभी चर्चा में है, यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है। तो कुल मिलाकर के भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। वहीं पर यदि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की बात करें तो ये कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था, यूक्रेन में हुआ था। नेहरू, नेहरू जी जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 में। ये 20 साल छोटे थे महात्मा गांधी से। यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में इनका जन्म हुआ था। अगर हम लोग भारत के राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो वो है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। अच्छा, इस शक संवत की शुरुआत कब करी गई थी? तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में करी गई थी। कब करी गई थी? तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत करी गई थी। किन्होंने करी थी? ये गलत है। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा करी गई थी। कब? 78 ईस्वी में। कौन सा संवत? तो शक संवत। एक लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और फिर लहरों के राजहंस। ये तीनों मोहन राकेश के द्वारा ही लिखित पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? तो आधे अधूरे, दूसरा आषाढ़ का एक दिन और फिर लहरों के राजहंस। इनको किन्होंने लिखा था? तो मोहन राकेश ने लिखा था। IGRMS फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। ये एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ है? तो याद रखिएगा भोपाल में है। आप नाम सुने होंगे महाभारत में संजय का। जब पांडव और कौरव के बीच युद्ध आरंभ हुआ था तो धृतराष्ट्र की तो आंखें नहीं थी। वो अपने राजमहल में ही रह करके आंखों देखा हाल किनके माध्यम से सुन रहा था? तो संजय से। ये सवाल आप एग्जाम में पूछा हुआ है। भारतीय थिएटर के लिए पुनर्जागरण अवधि देखा जाए, भारतीय थिएटर के लिए अगर पुनर्जागरण अवधि देखा जाए तो 1765 से 1775, 1765 से 1775 इसको माना जाता है भारतीय थिएटर के लिए पुनर्जागरण
अवधि। 39B आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 में है। ये ऐसा है कि जिसमें कि राज्य को कहा जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसमें कोई पाबंदी नहीं रहता है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो उसी में 39B में कहा गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। तो उसी के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता 39B के ही तहत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया, कब आया था? 1987 में आया था। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब आया था? 1987। इसके तहत जो है नालसा की स्थापना करी गई। किसकी स्थापना करी गई? नालसा की स्थापना करी गई। नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा। इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। और इस नालसा की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये अधिनियम आया था 1987 में ही, लेकिन इसके लिए जो बना संगठन नालसा वो कब बना? तो 1995 में बना। और ये 39B के तहत 39B में, अनुच्छेद 39B में लिखा हुआ है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। फिर से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब आया? 1987 में आया। इसके तहत जो है नालसा की स्थापना कब करी गई? तो 1995 में करी गई। नालसा का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। कहेगा ये एक परमाणु संयंत्र केंद्र है। कहेगा ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है, और ये 2000 से ही कार्यरत है, और वहीं पर काली नदी भी है, उसी के नज़दीक में है। कहेगा कहाँ है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में है। अगर आप गांव में रहते होंगे तो गांव में देखते होंगे, यदि कोई आदमी किसी दूसरे की बकरी को यदि मार दिया और उस महिला ने जाकर के केस कर दिया थाना में, तो वो बहुत लफड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एक एक्ट आया था, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ये आया था कब? 1960 में आया था। मतलब कि हम एनिमल के खिलाफ, एनिमल के विरुद्ध जो है हम लोग क्रुएल्टी यानी निष्ठुरता की भावना नहीं रख सकते हैं। ये 1960 में आया, ये अधिनियम बन गया। और इसी 1960 के इस अधिनियम के तहत 1962 में राष्ट्रीय भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये अधिनियम कब आया था? तो 1960 में आया था। और इसी अधिनियम के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। फिर से, ये द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट ये कब आया था? तो 1960 में आया था। और इसी के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। 1980 तक पर्यावरण से संबंधित एक विभाग था, लेकिन 1980 में उससे संबंधित मंत्रालय बना दिया गया। पर्यावरण विभाग को पर्यावरण मंत्रालय बना दिया गया। कब? 1980 में। फिर 1980 के बाद 2014 में उसी पर्यावरण मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण विभाग नाम था शुरू में, पर्यावरण से संबंधित एक छोटा सा विभाग था 1980 तक, लेकिन इसके बाद ये बन गया पर्यावरण मंत्रालय। और फिर 2014 में इसी का नाम कर दिया गया पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगर एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र के चढ़ने वाले भारतीय की बात करें तो दो व्यक्ति का नाम आता है। एक आता है शिवांगी पाठक का, और दूसरा आता है पूर्णा मालवत का। इन दोनों का नाम आ जाता है, कभी आपके एग्ज़ाम में एक दिया हुआ रहेगा, दूसरा नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इन दोनों को याद रखें। शिवांगी पाठक ये कहाँ की हैं? तो हरियाणा की हैं। वहीं पर पूर्णा मालवत ये कहाँ की हैं? तो तेलंगाना की हैं। दोनों की उम्र भी देख लीजिए, शिवांगी पाठक 16 साल की थी और पूर्णा जो है वो 13 वर्ष और 11 महीने की थी। शिवांगी पाठक, पूर्णा मालवत। शिवांगी पाठक हरियाणा के और पूर्णा मालवत जो है वो आंध्र प्रदेश, मतलब अलग हो गया तो फिर अब तेलंगाना के।
मदर टेरेसा को भारत रत्न जो मिला था 1980 में मिला था, वहीं पर खान अब्दुल गफ्फार खान उनको मिला था 1987 में। लेकिन अगर हम लोग पहले विदेशी की बात करें तो उसका नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का। क्यों? जबकि मदर टेरेसा तो भारतीय थे नहीं। तो इन्होंने भारतीयता ग्रहण कर लिया था 1984 में। मदर टेरेसा ने भारतीयता ग्रहण कर लिया था कब? 1984 में। एक हॉस्पिटल है ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल। क्या नाम है हॉस्पिटल का? ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल। इस ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल की स्थापना किन्होंने करी थी? सुभाषिनी मिस्त्री ने। किन्होंने करी थी? सुभाषिनी मिस्त्री ने करी थी। ये ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल है कहाँ? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। अब ज़रा सोचिए, ये ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल की स्थापना कर दिया सुभाषिनी मिस्त्री। जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी होगा? बिल्कुल नहीं, ये एक सब्जी व्यापारी थे, मजदूरी करते थे बस। और इन्होंने अपनी सारी पूंजी जो है इसी ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को बनाने में लगा दी। कब इन्होंने हॉस्पिटल बनाया? तो 1996 में बनाया। और ये सुभाषिनी मिस्त्री के द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, ये कहाँ है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। AR रहमान, कौन नहीं जानता होगा इनको। इन्होंने ये म्यूजिक देते हैं किसी भी लिरिक्स पर, और इन्होंने मुख्य रूप से म्यूजिक दिया है हिंदी में और तमिल भाषा में। इसीलिए इनको तमिल यानी कि मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मोजार्ट बोला जाता है इनको। किनको? AR रहमान को। AR रहमान ही है जो कि भारत में प्रथम गोल्डन ग्लोब अवार्ड इनको ही मिला था, AR रहमान को। और ऐसे वैसे नहीं है, इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है, ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और AR रहमान ने असलम डॉग मिलियनेयर में भी अपना संगीत दिया है। किसमें? असलम डॉग मिलियनेयर में। और इसी के लिए इनको 2 ऑस्कर पुरस्कार मिला था असलम डॉग मिलियनेयर के लिए। अगर हम लोग यहाँ भारत की बात करें, और यहाँ पर जो आपका चीन है, ये चीन भारत को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और चूँकि अगर हम लोग पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर जो है लोगों के चेहरे मोहरे बिल्कुल चाइनीज लोगों से मिलते जुलते थोड़े बहुत हैं, जिस वजह से वो लोग घुसपैठियाँ करने में कामयाब हो जाते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में एक सेना को विशेषाधिकार दिया गया, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार 1958 में आया था। इसमें क्या है कि संदिग्ध के आधार पर भी आर्मी का जवान जो है किसी भी व्यक्ति को शूट कर सकता है, और उस पर किसी भी तरह का कोई भी एक्ट नहीं लगेगा, कोई भी धारा उस पर नहीं लगेगा। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम था, 1958 में आया हुआ था। ये तो नेहरू जी के ही समय में था। ये खतरनाक तो है नागरिकों के लिए, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि मज़दूर लोग होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं। ऐसा एक घटना भी हाल फिलहाल भी हुआ था जिसमें कि मज़दूरों पर ही गोली चला दी गई। ये सही नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात था उस समय, तो उस हिसाब से ये सही ही था। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार है, ये कब आया था? 1958 में। इसी अधिकार को, इसी नियम को तोड़ने के लिए इरोम चानो शर्मिला, हमने क्या बोला? इरोम चानो शर्मिला। आप भी बोलिए इरोम चानो शर्मिला। ये जो व्यक्ति थे, इसी चीज़ को हटाने के लिए 16 साल तक भूख हड़ताल की थी। किन्होंने? इरोम चानो शर्मिला। अब कहेंगे 16 साल, वो भी भूख हड़ताल? बिल्कुल, ये मुंह से भोजन नहीं करते थे, ये भोजन करते थे नाक से। अब कहिएगा नाक से? नाक से मतलब लिक्विड दिया जाता था इनको। 16 साल तक इरोम चानो शर्मिला भूख हड़ताल करती रही, लेकिन फिर भी इनको ये इनकी जीत नहीं हुई। इनको जो है मणिपुर की आयरन लेडी भी कहा जाता है। बाद में इरोम चानो शर्मिला जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर भी वो चुनाव लड़ी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो ये कहाँ की हैं? तो मणिपुर की हैं। और मणिपुर का एक और मार्शल आर्ट आपको याद होगा, थांग टा मार्शल आर्ट। फिर से हम एक बार इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं।
पूर्वोत्तर भारत में जो है सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम 1958 में आया था। इसके तहत क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को आप शक के आधार पर गोली मार सकते हैं। सेना को यह अधिकार दिया जाता है। इसी अधिकार को मिटाने के लिए इरोम चनो शर्मिला जो कि मणिपुर की हैं, उन्होंने 16 साल तक भूख हड़ताल किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इतना ज़्यादा लंबे समय तक करने के बाद इनको आयरन लेडी का उपाधि दिया गया। और ये कहाँ की हैं, तो मणिपुर की हैं, और इसलिए मणिपुर की ही आयरन लेडी इनको कहा जाता है। और मणिपुर का आर्ट आपको पता होगा, थांग टा मार्शल आर्ट। महाराष्ट्र में एक विलेज है, महाराष्ट्र में एक विलेज है जिसका नाम है गोवर्धन इको विलेज। क्या नाम है, गोवर्धन इको विलेज। ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, गोवर्धन इको विलेज। इसको किन्होंने बसाया, तो इस्कॉन संगठन ने। किन्होंने, इस्कॉन संगठन ने गोवर्धन इको विलेज की स्थापना करी। कहाँ पर, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। एकनाथ ईश्वरन, ये याद रखें, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। एकनाथ ईश्वरन ये जो धैर्य से संबंधित बात बोलते हैं कि धैर्य कोई आसान चीज़ नहीं है। जिस तरह से हम लोग अपना मसल्स तैयार करने के लिए डेली हमें जिम जाना पड़ता है, जिम में खून पसीना बहाना पड़ता है, कम से कम पसीना तो जरूर ही बहाना पड़ता है, तब जा कर के हम हमारा मसल्स बनता है। उसी तरह से धैर्य भी जो है ना, वो किसी के कहने से नहीं आता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आता है। ये किन्होंने कहा था, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भाई। एकनाथ ईश्वरन, एकनाथ ईश्वरन ने धैर्य के बारे में ये सारी बातें कही थी। अभी जैसे आप देखिए ऊपर में क्या क्या देखे, खांडवी, फाफड़ा, ढोकला, ये सब गुजरात से संबंधित है। उसी तरह से दाल बाटी चूरमा, ये जो है राजस्थानी भोजन है। दाल बाटी चूरमा ये राजस्थानी भोजन है। दाल तो आप जानबे करते हैं कैसे बनता है, बात बाकी बाटी चूरमा ये जो है ना मीठे आटे से बनाया जाता है, ये राजस्थानी भोजन है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग ये जो है किन्होंने पारित किया, श्री श्री रविशंकर ने। किन्होंने, श्री श्री रविशंकर ने। कब, तो 1981 में। आर्ट ऑफ लिविंग क्या था, आर्ट ऑफ लिविंग, इसको किन्होंने स्थापित किया था, श्री श्री रविशंकर ने। किसको, आर्ट ऑफ लिविंग को किन्होंने किया था, श्री श्री रविशंकर ने। कब किया था, तो 1981 में किया था। यही सब सवाल होते हैं साथियों जो कि आपको एग्जाम में नज़र आ जाते हैं, जो आपको पता नहीं चलता है कहाँ से पूछा गया। तो ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देखिए, एक वैज्ञानिक है एस.जेड. कासिम। क्या नाम है, एस.जेड. कासिम। ये अंटार्कटिका में रह करके भारतीय अनुसंधान केंद्र को बहुत ज़्यादा बल दिया था। ये 1981 से 88 तक रहे थे। और आपको पता है अंटार्कटिका पर भारत के टोटल 3 अनुसंधान केंद्र हैं। कौन कौन सा, पहला तो है दक्षिण गंगोत्री, फिर है मैत्री, और फिर है भारती। दक्षिण गंगोत्री की जो स्थापना करी गई थी 1984 में, इन्हीं के समय में करी गई थी। और दूसरा जो था मैत्री, वो भी इन्हीं के समय में 1988 में उसकी स्थापना करी गई थी। एस.जेड. कासिम ये किससे संबंधित हैं, तो अंटार्कटिका पर ये वैज्ञानिक के तौर पर रहे थे, वहाँ पर अनुसंधान इन्होंने किया था। एक आपने सुना होगा बात कि गुलाब का नाम यदि और दूसरा चीज़ रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सुगंध देना बंद कर देगा। हमने क्या बोला, गुलाब का यदि, गुलाब फूल का नाम यदि गुलाब नहीं रख करके कुछ और रख देंगे तो ऐसा नहीं कि वो सुगंध देना बंद कर देगा। ये किन्होंने कहा था भाई, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था। किन्होंने कहा था, विलियम शेक्सपियर ने। इनकी जो एक पुस्तक है रोमियो जूलियट, रोमियो और जूलियट, इसी की ये पंक्ति है। और विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 1564 में हुआ था। ये एडिशनल बातें हैं, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, 1564 में हुआ था। इसके अलावा आपको ये याद रखना चाहिए, किंग लियर ये इन्हीं की पुस्तक है। हैमलेट ये शेक्सपियर की पुस्तक है। ओथेलो ये भी इन्हीं की पुस्तक है। रोमियो और जूलियट कहानी अभी तुरंत हमने कहा, यदि आप गुलाब को कुछ और नाम दे दें तो ऐसा नहीं है कि गुलाब खुशबू देना बंद कर देगा। ये रोमियो और जूलियट की ही बातें हैं। और ये रोमियो और जूलियट किन्होंने लिखा था, तो विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब होता है, तो 1564 में। एक वैज्ञानिक थे हेल्डेन, जिसको कि हल्दाने भी बोलते हैं। हेल्डेन हल्दाने, जो मर्जी है बोल दीजिए, हेल्डेन हल्दाने। ये कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। लेकिन जिस तरह से 1948 में मदर टेरेसा ने
भारतीय बन गई थी, उसी तरह से इसके 9 साल के बाद यानी कि 1957 में हल्द्वानी भी जो है ना वो भी भारतीय बन गए थे। ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। और इसी का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। कब? 1956 में। यानी कि टोटल 20 साल के बाद, टोटल 20 साल के बाद जो है AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो से ये हो गया आकाशवाणी। एक व्यक्ति थे जोनाथन डंकन। कौन थे? जोनाथन डंकन। इनको हिंदू कानून और दर्शन इतना पसंद आया, किनको? जोनाथन डंकन को क्या पसंद आया? हिंदू कानून और दर्शन इतना पसंद आया कि 1791 में इन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी। हालांकि बनारस में ही वाराणसी में BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसको कि मदन मोहन मालवीय ने 1916 में स्थापना करी थी। लेकिन एक व्यक्ति और हैं जोनाथन डंकन। ये जोनाथन डंकन को पसंद आ गया था, क्या पसंद आया था? हिंदू कानून और दर्शन। हिंदू कानून और दर्शन किसको पसंद आ गया था? तो जोनाथन डंकन को। जोनाथन डंकन ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो कौन सा कॉलेज इन्होंने स्थापित किया था? तो संस्कृत कॉलेज। कहाँ है? तो बनारस में। इस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1791 में हुई थी। केमिस्ट्री में आप जानते होंगे क्वांटम नंबर। साथियों देखिए, हमारा साइंस थोड़ा वीक रह गया क्योंकि हम साइंस पर थोड़ा कम ध्यान दिए। क्वांटम नंबर होता क्या है? तो ये संख्यात्मक मूल्य के होते हैं। एग्जाम में मात्र इतना सा ही था। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? तो संख्यात्मक मूल्य के होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है? संख्यात्मक मूल्य के होते हैं। और ये क्वांटम नंबर को दूसरे भाषा में समझें तो क्वांटम नंबर ही है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का मान आप पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और उसके ऊर्जा का मान आप क्वांटम नंबर से ही पता करते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, NLMS थोड़ा सा। अब देखिए अमेरिका, ब्रिटेन ने यानी कि अंग्रेज़ों ने पूरे विश्व पर राज किया है। अमेरिका पर भी राज था उनका। तो अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 4 जुलाई 1776 में। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 4 जुलाई 1776 में। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ। हम लोग वर्षगांठ जो मनाते हैं, 1 साल पर मनाते हैं उसको तो एनिवर्सरी बोलते हैं। 25 साल में मनाते हैं उसको रजत जयंती बोलते हैं, जिसको कि सिल्वर जयंती भी बोलते हैं, सिल्वर जुबली। 40 साल पर जो मनाते हैं वो है रूबी जयंती। 50 साल पर मनाते हैं तो वो है गोल्डन जयंती। और वहीं पर यदि हम लोग 60 साल पर मनाते हैं तो उसको बोलते हैं, 60 साल पर जो मनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हीरक जयंती। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फिर से 25 साल पर जो मनाते हैं वो है रजत जयंती, 40 साल पर मनाते हैं वो है रूबी जयंती, 50 साल पर जो मनाते हैं वो है स्वर्ण जयंती, 60 साल पर जो मनाते हैं वो है हीरक जयंती, 70 साल में जो मनाते हैं वो है प्लेटिनम जयंती, और 75 साल पर जो मनाते हैं वो पैलेडियम जयंती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था। ऐसा था कि इसमें इधर कुछ और था और इधर कुछ और था, इस तरह से आपको सवाल था और उसमें एक आंसर सही करना था। भूटान जो आप आज देख रहे हैं, इसको राष्ट्र के रूप में, भूटान को राष्ट्र के रूप में संगठित करने वाले व्यक्ति का नाम था ग्वांग नामग्याल। क्या नाम था? ग्वांग नामग्याल। कौन थे ये? तो इन्होंने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में इसको संगठित किया। ये बौद्ध भिक्षुक थे। कौन? ग्वांग नामग्याल। क्या नाम था इनका? ग्वांग नामग्याल। ग्वांग नामग्याल ने क्या किया? तो भूटान को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। इन्होंने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। कब? 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। मोबियस स्ट्रिप, इसको अगर आप देखेंगे तो मोबियस स्ट्रिप को, तो ये कुछ ऐसे होता है लेकिन इधर से कुछ उल्टा करके फिर यहाँ सटा दिया जाता है, इस तरह का, इसी को बोलते हैं मोबियस स्ट्रिप। और इसमें एक ही तल होता है, एक ही कोण होता है। यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा मोबियस स्ट्रिप कैसा होता है। एक ही तल होता है और एक ही कोण होता है। इस तरह के जो अध्ययन होते हैं उसको कहते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? टोपोलॉजी।
इस तरह के मोबियस स्ट्रिप जैसा जो आकार होता है जिसमें एक ही तल होता है और एक ही कोण होता है, उस तरह की चीज़ों का अध्ययन कहलाता है टोपोलॉजी। क्या कहलाता है? टोपोलॉजी। विक्टोरिया मेमोरियल, सबको पता है ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। विक्टोरिया मेमोरियल एक संग्रहालय है जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। किन्होंने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसकी स्थापना? तो विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल है क्या? तो संग्रहालय है। कहाँ है? तो कोलकाता में है। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें चार्ल्स कोरिया का, तो चार्ल्स कोरिया एक वास्तुकार थे। वास्तुकार का मतलब जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। तो चार्ल्स कोरिया कौन थे? एक वास्तुकार थे। चार्ल्स कोरिया कौन थे? तो वास्तुकार थे। इनके द्वारा बनाई हुई कुछ चीज़ें याद रखिएगा। भोपाल का जो भारत भवन है, भोपाल का जो भारत भवन है वो चार्ल्स कोरिया ने ही बनाया था। दिल्ली में जो ब्रिटिश काउंसिल इमारत है, दिल्ली में जो ब्रिटिश काउंसिल इमारत है वो भी चार्ल्स कोरिया ने ही बनाया था। गांधी मेमोरियल, उसको भी कोरिया ने ही चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। और ये आगा खां म्यूजियम, आशा खां ने लिख दिया। आगा खां म्यूजियम कहाँ है? तो याद रखिएगा कनाडा में है। आगा खां म्यूजियम कहाँ है? तो याद रखिएगा कनाडा में। आगा खां म्यूजियम कहाँ है? तो याद रखिएगा ये कनाडा में है। +91, आप देखते होंगे नंबर में +91 तब जाकर के आपका नंबर शुरू रहता है। ये 91 है कहाँ, किस देश का कोड है? तो ये भारत का कोड है। वहीं पर यदि हम +1 की बात करें तो ये आपका कनाडा का कोड है। वहीं पर चीन की बात करें तो +86 यानी कि 86, ये जो है चीन का कोड है। कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस जो है वो दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस कौन थे? तो एक दार्शनिक थे। कहाँ के थे? तो चीन के थे, इसलिए चीनी दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस मतलब दार्शनिक का मतलब क्या कि जो ऐसी बातें करेंगे कि आपका दिमाग घुमा के रख देंगे, दार्शनिक का मतलब वही होता है। दार्शनिक का मतलब क्या होता है कि आप इस तरह की वो बातें बोलेगा कि आपको क्राइम भी बढ़िया लगने लगेगा, और अगर कोई क्राइम करता है तो उसको इतनी अच्छी अच्छी बातों बताया जाएगा कि मतलब उसको क्राइम से नफरत हो जाएगा। मतलब दिमाग घुमा देता है दार्शनिक लोग। तो दार्शनिक लोग क्या करता है? तो सामने वाले को कन्फ्यूजन कर देता है, कन्फ्यूज कर देता। तो इसी से याद रखें कन्फ्यूशियस कहाँ के थे? तो ये चीन के थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये हालांकि आया था 1929 में, फिर इसमें संशोधन हुआ 1978 में, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम है, जिसके तहत जो है लड़का को जो है 21 वर्ष और लड़की को जो है 18 वर्ष होना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी शादी होगी। 1929 में था कि लड़का को 18 होना चाहिए और लड़की को 14 होना चाहिए, ये भी। तो अभी जो चल रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम वो कहाँ चल रहा है? ये जो है 2006 वाला चल रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम। एल्फिंस्टन कॉलेज, ये एल्फिंस्टन कॉलेज जो है कहाँ है? मुंबई में। एल्फिंस्टन कॉलेज कहाँ है? मुंबई में। ये वही कॉलेज है जिसमें कि दादा भाई नौरोजी प्रोफेसर के रूप में आए थे पढ़ाने के लिए। कौन सा था? एल्फिंस्टन कॉलेज। ये कहाँ है? तो मुंबई में है। कार्ल सेगन, क्या नाम है? कार्ल सेगन, ये अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। कार्ल सेगन कौन थे? तो अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉट थे कार्ल सेगन। अनंत पै, जिनको कि अंकल पै भी बोलते हैं, अनंत पै जिनको कि अंकल पै भी बोलते हैं, इनको भारत का वॉल्ट डिज्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? भारत का वॉल्ट डिज्नी कहा जाता है। किनको? अनंत पै या फिर अंकल पै को। इन्हीं के द्वारा लिखी गई हास्य कविता है अमर चित्र कथा। क्या नाम है? अमर चित्र कथा। किनके द्वारा लिखी गई है? तो अनंत पै या फिर अंकल पै के द्वारा लिखी गई ये कथा है, अमर चित्र कथा। अब देखिए मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से संबंधित व्यक्ति कौन है? सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान से ये मनोवैज्ञानिक है। सिगमंड फ्रायड कौन है? तो ये मनोवैज्ञानिक है। सिगमंड फ्रायड कौन है? तो ये मनोवैज्ञानिक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये किनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन सा पुस्तक है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। लेकिन सवाल ये है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक कौन है?
व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो याद रखिएगा विल्हेम वुंट। कौन थे? विल्हेम वुंट। ये एग्जाम में पूछा हुआ है और ये जर्मन के हैं। विल्हेम वुंट कहाँ के हैं? तो जर्मन के थे। और ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। लिपजिंग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जर्मनी में ही है। लिपजिंग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जर्मनी में ही है। और विल्हेम वुंट कौन थे? तो व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक थे। कौन? विल्हेम वुंट। और सिगमंड फ्रायड, ये एक साधारण मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्रायड जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स ये पुस्तक इन्होंने लिखा था। संसद भवन बनने में टोटल 7 साल लग गया था, 6 साल लग गया था, आप ऐसे कह सकते हैं। 1921 से 27 साल में ये बन करके 1921 से 27 में बनकर तैयार हुआ संसद भवन। टाइटैनिक जहाज जो आप फिल्म जो देखते हैं वो 10 अप्रैल को चलना शुरू हुआ था। 14 अप्रैल को जाकर के ये डूब गया था। साउथहैम्पटन से चलना शुरू हुआ था, जिसमें कि टोटल 1517 लोग इसमें मारे गए थे टाइटैनिक जहाज में। ये कहाँ का था? तो ये इंग्लैंड का था। याद रखिएगा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से चलना शुरू हुआ था। ये घटना कब की है? तो 1912 की है। जैसे भारत का जो संसद है उसको हम संसद बोलते हैं सीधा सीधा, उसी तरह से बांग्लादेश का जो संसद है उसको बोलते हैं जातीय संसद। बांग्लादेश का जो संसद है उसको क्या बोलते हैं? तो जातीय संसद उसको बोलते हैं। उसके बाद है LLE क्या है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस। LLE ये क्या है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। फिर से LLE ये क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। ये है क्या चीज़? तो एक ट्रेन है, बहुत बड़ा सा ट्रेन है, और इसमें जो है चिकित्सा की सारी सुविधाएं हैं। बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया सामान, हर चीज़ इसमें है। और ये उन क्षेत्रों में जाती है जहाँ पर कि डेवलप्ड जो क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर ख़ास तौर से ये LLE यानी कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस जाती है। इसको क्या कहते हैं? मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया। इसको नाम दिया गया है क्या? मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया। लेकिन ये अभी तक तो कहीं भी देखे हैं नहीं। जबकि ये LLE ये शुरू कब किया गया था? तो 16 जुलाई 1991 में। 16 जुलाई 1991 में ही LLE की शुरुआत करी गई थी। LLE माने लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसमें ट्रेन चलाया गया। उस ट्रेन को क्या कहा गया? मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया। ये क्या है? तो ये हॉस्पिटल है और ये ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जाता है जहाँ की चिकित्सा सुविधा पहुँचाना संभव नहीं है, जहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जहाँ का क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर जाता है ये LLE लाइफ लाइन एक्सप्रेस। कब शुरू किया गया था? तो 16 जुलाई 1991 में। 16 जुलाई 1991। ये 1991 वही है जब हमारे भारत में उदारीकरण आया था। अगला है कोलोसियम। कोलोसियम एक जो है ना वो एक स्टेडियम है। कोलोसियम क्या है? तो एक स्टेडियम है जो कि रोम में है। इटली की राजधानी रोम है ना, वहीं पर है कोलोसियम। ये क्या है? तो फ्लेवियन एम्फी थिएटर, जिसमें कि फ्लावियन एम्फी थिएटर जिसमें कि 50,000 लोग बैठ कर के वहाँ देख सकते हैं। ये ऐसा स्टेडियम था ना कि जैसे कि गुलाम और किसी पशु का युद्ध देखना है, तो उस तरह का ये था कोलोसियम फ्लावियन एम्फी थिएटर जो कि रोम में है। न्यूशवानस्टीन कैसल, क्या नाम है? न्यूशवानस्टीन कैसल। ये रिचर्ड वेगनर जो कि एक संगीतकार थे। रिचर्ड वेगनर कौन थे? एक संगीतकार थे। इन्हीं के याद में बनाया गया था न्यूशवानस्टीन कैसल। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है साथियों। हालांकि ये सब ऐसा सवाल है इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम आपके लिए लाए हुए हैं। जो क्वेश्चन अटपटा सा होता है वो सब यही सब सवाल होते हैं। तो रिचर्ड वेगनर कौन थे? तो एक संगीतकार थे। रिचर्ड वेगनर कौन थे? तो एक संगीतकार थे। इन्हीं के याद में न्यूशवानस्टीन कैसल बनाया गया था। न्यूशवानस्टीन कैसल बनाया गया था। लाइक क्योर्स लाइक, ये हैनीमैन ने कहा था। लाइक क्योर्स लाइक, ये हैनीमैन ने कहा था। और ये जो है होम्योपैथिक सिद्धांत, होम्योपैथिक जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? लाइक क्योर्स लाइक। और ये किनके द्वारा स्थापित है? तो हैनीमैन ने ये दिया था। कैंसर,
कैंसर जो है ना वो एक ग्रीक भाषा कार्सिनोस से लिया गया है। कैंसर जो है वो ग्रीक भाषा कार्सिनोस से लिया गया है। हमारे साथ बोलिए, कैंसर जो है वो ग्रीक भाषा के कार्सिनोस से लिया गया है। कार्सिनोस का मतलब क्या होता है? केकड़ा। क्या होता है? केकड़ा। फिर से जो नीचे में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है हम इस चीज़ को थोड़ा सा बड़े फटाफट से रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको लंबे समय तक वो आपको याद रहेगा। चार्ल्स कोरिया कौन थे? तो एक वास्तुकार थे। इनके द्वारा बनाया गया जो इमारत है वो है भोपाल का भारत भवन, फिर दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल इमारत है, फिर गांधी मेमोरियल। +91 भारत का है, +1 कनाडा का है और +86 ये जो है आपका चीन का है। कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस जो है वो कन्फ्यूज़ कर देते थे, चीनी थे, चीनी दार्शनिक थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 2006 में लागू किया गया। अनंत पै, जिसको कि अंकल पै भी बोलते हैं, इनको भारत का वॉल्ट डिज्नी कहा जाता है। ये हास्य कविता लिखा करते थे, हास्य कथाएं लिखा करते थे और इन्होंने लिखा था अमर चित्र कथा। कार्ल सेगन कौन था? तो कार्ल सेगन जो है वो अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। कौन? कार्ल सेगन। वहीं पर एल्फिंस्टन कॉलेज कहाँ है? तो बम्बई में है। सिगमंड फ्रायड ये एक मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्रायड कौन थे? एक ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इन्होंने लिखा था। इसके अलावा हम लोग व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक अगर हम कहेंगे तो उनका नाम है विल्हेम वुल्ट। विल्हेम वुल्ट कहाँ के थे? तो ये जर्मन के थे, इसलिए जर्मनी में ही इन्होंने स्थापना कर दी थी लिपजिंग विश्वविद्यालय की। कौन सी विश्वविद्यालय? लिपजिंग विश्वविद्यालय। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। और भारत का जो संसद भवन था उनका उसको बनाने में 1921 से 27 लगा था। टाइटैनिक जहाज जो कि 1912 में चला था, इंग्लैंड से चला था। और यदि LLE की बात करें, लाइफ लाइन एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 जुलाई 1991 में हुई थी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ये क्या है, कैसा ट्रेन है? तो मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया। ये हॉस्पिटल की तरह होता है। कैंसर जो है वो कार्सिनोस शब्द से लिया गया है। कार्सिनोस जो है वो एक ग्रीक शब्द है और कार्सिनोस का मतलब क्या होता है? तो केकड़ा। कोलोसियम जो है ये एक बड़ा सा दर्शक आप कह सकते हैं इसको, एक बड़ा सा स्टेडियम है जो कि कहाँ है? रोम में है। फ्लावियन एम्पी थिएटर, इसमें 50,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। न्यूश्वास्टिन कैसल जो है ये बनाया गया था रिचर्ड वेगनर, एक संगीतकार हैं, इन्हीं के याद में। लाइक योर्स लाइक, तो ये जो है सिद्धांत है होम्योपैथिक सिद्धांत है और ये किन्होंने दिया था? तो हैनीमैन ने दिया था। ये सभी सवाल जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसके अलावा आप ऊपर जो देख रहे हैं ये सभी सवाल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी सवाल आपके एग्जाम में दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके लिए लाए हुए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।